मैं मानता हूँ ये हेल्थ सिस्टम फेल कर रहा है। हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं जो धीरे धीरे करके खा रहा है आपको। A mother's milk is the best for the baby. जैसे मान लीजिए सजेरियन हुआ तो ये मानना कि सजेरियन मदर है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, वो गलत है मानना। पाउडर का जो दूध होता है वो स्टेराइल नहीं होता। तो हमारे बच्चों को चीनी क्यों पिलाते हो आप? 4 में से 1 महिला ओबेसिटी कैटेगरी में आ रही है। सिर्फ 41% महिलाएं। जैसे बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया जी, उस बच्चे के अंदर माँ के दूध में प्रोटीन बढ़ जाता है अपने आप ही। ये पीस ऑफ नॉलेज हर एक एक्सपेक्टेंट मदर के लिए, एक न्यू मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बेबी वर्ल्ड में आते ही इन फॉर्मूला मिल्क के डिब्बों में फॉरेन कंट्रीज़ में शुगर नहीं एडेड होती, जबकि इंडिया में वही सेम प्रोडक्ट में शुगर ऐड की जाती है। जी। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते क्या हैं, व्हाट आर एनर्जी ड्रिंक्स एंड हमारी बॉडी को ये एग्जैक्टली क्या करती है। आपने कभी एडवर्टीजमेंट में कभी नहीं देखा होगा कि मेरा जूस है ये, इसमें 15 ग्राम चीनी है। मैं उसको मिसलीडिंग मानता हूँ। आपने 6 मंथ्स की ये जो मैटरनिटी लीव ग्रांट करवाने वाले कौन हैं, तो उन सब मदर्स की तरफ से आपको थैंक यू है सर। Hi guys, thank you so much for all the love on the Motormouth show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटरमाउथ शो क्लिप्स, जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मोटरमाउथ शो। आज का एपिसोड न्यू पेरेंट्स, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स एंड उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता से, who is a pediatrician, a public health expert and the founder of Breastfeeding Promotion Network of India. Hello sir, welcome to the show. हेलो सोनम, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि टीवी पर हम कभी भी बेबी फॉर्मूला मिल्क जो होता है उसकी ऐड नहीं देखते हैं, कभी भी हम ऐसा नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन टीवी पे कभी बेबी फॉर्मूला मिल्क या वो पाउडर जो होता है उसकी ऐड नहीं आती है। एंड उसके पीछे जो रीज़न है वो आप हैं। कैसे हुआ था सर ये पॉसिबल? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसके पीछे रीज़न हूँ, एक मूवमेंट थी जो इसके पीछे थी, जो बहुत पुरानी मूवमेंट है, जो एक्चुअली 1970 से वो मूवमेंट चली, सारी दुनिया में चली। अच्छा। कि जहाँ पे भी फार्मूला का कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी इसको, तो वो मूवमेंट ऐसी चली कि उसने बहुत पकड़ ली कि जैसे जो बच्चे थे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के थे, उनमें वो बच्चे जो पीते थे फार्मूला, जो पाउडर मिल्क का घोल घोल के, वो बच्चे मर बहुत रहे थे। तो एक पब्लिक हेल्थ मूवमेंट खड़ी हो गई ग्लोबली। तो उस मूवमेंट से निकला कि WHO एक इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग बनाया। उस 1981 में वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पास हुआ। अच्छा। तब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होती थी इंदिरा गांधी, तो वो भी वहीं थी, तो उन्होंने बड़ी वहाँ पे सॉलिड स्पीच दी उसके फेवर में। तो वापस आके उन्होंने कहा कंट्री में कि अपने कंट्री में लॉ बनाना चाहिए इसका। तो तब हम इंडिया के जो कुछ लोग थे आपस में मिले जुड़े हुए थे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहे थे जो, तो ये डिमांड शुरू करी हमने। मेरे ख्याल 1983 की बात है कि ये डिमांड चालू हुई। तो उस डिमांड के बाद इसको लग गए 8-9 साल। उसके बाद ये एक लॉ बना कि उस लॉ के अंदर बेबी फूड या जो डिब्बे हैं जो पहले 6 महीने में दिए जाते हैं, पाउडर मिल्क है, या उसके बाद जो दिए जाते हैं जिनको हम बेबी फूड कहते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री फूड है, जैसे ये सेरिलैक है, नेस्टम है, जो पहले वाले हैं बेबी फूड जो पहले 6 महीने में, उसमें जैसे ये लैक्टोजन है, इस तरह के जो डिब्बे थे, इनके ऊपर जो फ़ोटो लगती थी बच्चों की, बड़े बड़े बबली बच्चों की फ़ोटो लगती थी, टीवी पे एड्स आती थी, बड़े बड़े हेल्दी बच्चे दिखाए जाते हैं। तो ऐसा इंप्रेशन जाता था कि जैसे अगर डिब्बे का दूध दोगे आप तो आपके बच्चे ऐसे हेल्दी बनेंगे। तो मोटे मोटे बच्चे थे, लोगों को लगता था शायद
उन दिनों में ये भी एक मानना था कि अगर बच्चा थोड़ा मोटा दिख रहा है तो हेल्दी दिख रहा है। तो वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो डिब्बे वाले दूध से बच्चे को मोटापा भी ज़्यादा होता था। तो वो एक बात तब उतनी खड़ी नहीं हुई, बट ये वाली बात क्लियर थी। पार्लियामेंट में ये वाली बात बड़ी साफ तौर पे रखी गई कि पार्लियामेंट ने ये बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन इतना नहीं होता है जितना इन डिब्बों का हो रहा है, तो इसलिए इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर सरकार की कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए। तो अब ये लॉ बना। ये लॉ फिर 2003 में फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग हुआ। अब 2 साल तक के बच्चे का कोई भी खाना, आप कुछ भी बनाएं, आप अपनी फैक्ट्री में बिस्किट बनाएं मान लो, पर आप ये नहीं कह सकते 1 साल के बच्चे के लिए है। अच्छा। प्रमोट नहीं कर सकते आप उसको। टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, अखबार में ऐड नहीं दे सकते कि 1 साल के बच्चे के लिए ये खाना है। तो कोई भी खाना 1-2 साल से कम बच्चे के लिए कोई भी तरह की प्रमोशन अलाउड नहीं है कंट्री। इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न यही है कि ये माँ के दूध को रिप्लेस कर देता है। जैसे लोगों को लगता था कि जो कंपनियों का जो एडवर्टाइजमेंट होता था वो लोगों को भ्रमित करते थे। वो लोगों को समझाते थे कि ये इससे बच्चा हेल्दी होगा, ये सुपर फूड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे तो लोगों को लगा ये बड़ी अच्छी चीज़ आ गई, मॉडर्न चीज़ आ गई। तो वो मॉडर्न चीज़ से आने से क्या हुआ कि जब बच्चे को आप अपना दूध पिला रहे हैं, तो अपना दूध जब पिला रहे हैं तो अगर आप दूसरा दूध बीच में देने लग जाते, कोई भी, चाहे वो एनिमल मिल्क हो, लिक्विड मिल्क हो, चाहे वो पाउडर का हो, वो पहले 6 महीने में जैसे अगर आपने वो दूसरा दूध दिया तो आपका दूध उतना ही कम हो जाएगा, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो बच्चे के अंदर अगर मान लो दिन में 50 ml एक बार लेता है बच्चा, 6 बार लेता है, 8 बार लेता है, मान लो उसके अंदर चाहे 500 ml रोज का जाना है, उसके अंदर उतना ही जाएगा। करेक्ट। अगर आपने बाहर से 100 ml दे दिया उसको, तो वो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो माँ के दूध का जो प्रोडक्शन है वो बच्चे की डिमांड से लिंक्ड है। जितना ही बच्चा सक करेगा उतना ही बनेगा दूध। जैसे 2 बच्चे हो जाते हैं कई मदर्स को, तो 2 बच्चों का भी दूध उतना ही बन सकता है। मदर को सपोर्ट बहुत चाहिए। करेक्ट। एक बच्चे के लिए भी बहुत सपोर्ट चाहिए, पर जहाँ तक मात्रा का सवाल है या क्वालिटी का या क्वांटिटी का सवाल है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। वो उसके हिसाब से ही बनती है। एक इसमें और भी बड़ी अच्छी बात होती है, जैसे बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया जी, उस बच्चे के अंदर दूध में, माँ के दूध में प्रोटीन बढ़ जाता है अपने आप ही। अच्छा। उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब कौन सा डिब्बा इसको मैच कर सकता है? कहते रहते हैं कि माँ के दूध के पास है ये। सारी कंपनियां सारी दुनिया में ऐसे ही बोलती हैं, इसमें हमने ये डाल दिया, ये माँ के दूध में भी होता है। पर वो चीज़ नहीं हो सकती कि जैसे आपने पहले 10 मिनट दूध पिया बच्चे ने, उसके अंदर पहले पानी आता है, फिर शुगर्स आते हैं, फिर एंड में फैट आता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो एंजाइम पहले आते हैं, फिर वो जो फैट आता है उसको फिर हजम करने का सिलसिला बनता है। इसी तरह ही जो जिस एज पे बच्चा पैदा हुआ, 34 वीक्स पे पैदा हुआ, तो 34 वीक्स को जो चाहिए वही दूध मिलता है मदर्स मिल्क से। ये जो सर बेबी फॉर्मूला मिल्क के जो डिब्बे आते हैं, उन पे नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। इसके पीछे क्या कहानी है? ये भी उसी लॉ का हिस्सा है जो मैंने बताया। उस लॉ का नाम है, बड़ा लंबा नाम है, ये इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स, रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 एंड 2003। उसमें ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। उसमें फीडिंग बॉटल भी कवर होती है। उसमें जो इन्फेंट फूड है उसका मतलब 6 महीने से 2 साल तक का खाना। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट का मतलब है 0 से 6 महीने तक का खाना, पहले 6 महीने का खाना। जो पाउडर मिल्क हो, ये उन्हीं के लिए बना है, प्रोडक्ट्स के लिए बना है। ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए ये लॉ बना कि इनका प्रमोशन रुके। इस लॉ में बेचना मना नहीं है। इनका प्रमोशन इलीगल है एक तरह से। इलीगल है प्रमोशन, बेचना मना नहीं है, अवेलेबल है, कोई बंद नहीं करा रहा। ऐड नहीं कर सकते आप, ऐड नहीं कर सकते आप, डॉक्टरों की मीटिंग को स्पॉन्सर नहीं कर सकते आप, उसके लिए कमीशन नहीं दे सकते किसी को कि जी मेरे 10 डब्बे ज़्यादा भेज दो आपको कमीशन मिलेगा। जैसे एजेंट्स को कंपनियां कमीशन देती हैं, वो भी उस
में लिखा गया है कि आप नहीं दे सकते। अस्पतालों में आप कंपनियों के पोस्टर नहीं लगा सकते। ये बेबी फूड की कंपनियां हैं, अस्पतालों में कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, ताकि जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पे इनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये उस लॉ की इंटेंट थी कि जितनी दूर रखा जा सके फैमिली को, माँ और बच्चे को स्पेशली, इनके प्रमोशन से एक्सपोजर जितना कम हो सके वो कम किया जाए। तो ये सारे क्लॉज बने कि डिब्बे पे जैसे फ़ोटो बंद हुई, डिब्बे पे अब फ़ोटो नहीं लगेगी, माँ और बच्चे की फ़ोटो नहीं लग सकती किसी भी दूध के 2 साल तक के बच्चे के दूध के। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हुए। उसी में लिखा गया मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। लेकिन कई बार सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना ही पड़ता है, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला मिल्क देना ठीक है? नहीं, ये तो अब बड़ा मुश्किल है, इसको मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। पहली बात तो हम कि देना ही पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन आती है। सिचुएशन को पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। जैसे WHO ने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा। कि भी जैसे बहुत रेयर बीमारियां हैं जिनका अपनी जेनेटिक से लिंक है, जिनका अपने लिवर की मेटाबॉलिज्म से लिंक है, जो कि बच्चे में वो ऐसे एंजाइम नहीं बन पाते जो कि माँ के दूध को हजम कर सकें। राइट। ऐसी 1-2 बीमारियां हैं, बहुत रेयर होती हैं, लाखों में एक आध किसी बच्चे को होती हैं। उनके लिए स्पेशल डिब्बे बनते हैं, स्पेशल दूध बनते हैं जिसमें वो एलिमेंट नहीं होता, ताकि उसके अंदर ना जाए, क्योंकि वो बच्चा उसको हजम नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी जो अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको टॉलरेट नहीं करती। बड़ी डिफ़िकल्ट नाम है उन बीमारियों के, मैं लोगों को उनसे ज़्यादा नहीं कराना चाहता, पर ये डिफ़ाइन किया हुआ है WHO। ऐसे बच्चों में एक तो देना पड़ता है जिसको वो एक्सेप्टेबल मेडिकल रीज़न कहते हैं, WHO इसको। एक्सेप्टेबल मेडिकल रीज़न होना चाहिए कि बच्चे को दूसरा दूध दें। जैसे बच्चे की माँ नहीं रही जी, तो एक रीज़न बनता है वो। उसके बाद भी ये भी आया रीज़न कि अगर मान लीजिए पहले बड़ा होता था कि घर से कोई और मासी है या कोई मामी है या कोई भी उसको अगर पिलाना चाहे, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको पिला सकते हैं। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे कुछ ह्यूमन मिल्क बैंक भी आने शुरू हो गए, तो लोगों को लगा कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, डोनर ह्यूमन मिल्क जो है जिसको हम कहते हैं। तो जो डिब्बे का नंबर है ये देना पड़ता है, वो ज़्यादा कंपनियों ने प्रमोट किया इसको कन्वीनियंस के लिए। अब कन्वीनियंस को हम फैक्टर नहीं गिनते हेल्थ पॉइंट से। अगर देना हो तो मुझे लगता है इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें यह है कि एक तो जैसे अस्पतालों में बहुत जल्दी दिया जाता है, वो अननेसेसरी मैं उसको कहता हूँ। अननेसेसरी से मतलब ये है कि भी इतना नापा तोला नहीं जाता कि इसको ज़रूरत है या नहीं है। जैसे मान लीजिए सजेरियन हुआ, तो ये मानना कि सजेरियन मदर है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, बहुत ज़्यादा डिब्बे तो उस वजह से आते हैं अस्पताल में। वो गलत है मानना, टेक्निकली गलत है। उसमें कोई मतलब नहीं है। सजेरियन मदर को ब्रेस्ट फीड कराने में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे उसके आसपास कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई अस्पताल का लैक्टेशन का जैसे काउंसलर उसको अवेलेबल हो। हमने खुद किया हुआ है, जब जिस अस्पतालों में हम काम करते थे, सारी दुनिया में होना शुरू हो गया ये काम कि सजेरियन मदर लेटे हुए ब्रेस्ट फीड करा सकती है। ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कोई बैठना ज़रूरी नहीं होता है, लेट के भी करा सकती है, बच्चा ऊपर से भी आके पी सकता है। तो वो कई चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं। पर ये लेबल लगा देना कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती मदर, वो कई डॉक्टरों की तरफ से भी आता है, फैमिली की तरफ से भी आता है। आराम चाहिए जैसे, इस ब्रेस्ट फीडिंग कोई बेआराम नहीं करती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बल्कि हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो माँ को भी आराम देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होती है 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई और दूध नहीं, ऐसा नहीं है कि दूध देना कोई भी दे दो, ये हम कंपैरिजन में नहीं रख सकते उसको जी। ये और मुझे लगता है सर इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो जैसे अगर मैं अस्पताल में जाता हूँ एज ए फैमिली मेम्बर, और जब अगर मुझे कोई प्रिस्क्राइब कर देता है कि नहीं जी लेके आओ, तो मैं तो प्रेशर में हूँ ना। बिल्कुल। तो अवेयरनेस हर जगह पे चाहिए जी जी। ये जो लॉ पास हुआ सर, इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है इंडिया में, उस पर कुछ असर पड़ा? हाँ जी, उस पर असर पड़ा है। 2-3 चीज़ें इसमें मैं
बताना चाहूँगा जिस पे असर पड़ा है। कोई भी जैसे इस तरह का रिफॉर्म जब होता है तो जो सोशल चेंज है उसको आने में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि जनरेशन चेंज होता है। जैसे जिन बच्चों ने वो टीवी पे वो फ़ोटो नहीं देखी, जो डिब्बों की फ़ोटो, बबली बेबीज़ की फ़ोटो, वो जनरेशन के बाद आएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। जिनके फिर बच्चे हुए, जैसे जो 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 मदर्स थी उन उस ज़माने की, या उन्होंने देखी उसके बाद आगे भी दी गई। जैसे हमारे बच्चे हुए तो हमारी मदर ने कहा नहीं भी देना ज़रूरी है, आप दोनों काम पे जाते हो, राइट। तब ये रिवाज चलने शुरू हुए थे। तो उसके बाद ये जो बात आई कि ये जब उसके बाद अगले दशक में और अगले दशक में 92 में लॉ बना, तो ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो बढ़ने शुरू हुए जाके 2010-12 के बाद। ओह, ऑलमोस्ट 20 साल के हाँ, बाद। 20 साल के बाद। अभी जो पिछले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत का एक सर्वे होता है, सारे कंट्री में होता है, उसमें से डेटा निकलता है। उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग का डेटा निकला वो लास्ट 21 में था, 2021 में निकला, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है वो 67% हो गया। उससे पहले जब लॉ नहीं बना था तब 70 और 80 के दशक में एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग रेट गिर रहे थे। लॉ बनने के बाद पहले हुआ कि वो रुक गया गिरना, बराबर की लाइन में आ गए। फिर 20 साल के बाद वो बढ़ने शुरू हुए। पहले 40-45% पे रुका हुआ था काम, फिर उसके बाद 50-55 पे आया, फिर अब 67 पे आया। एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई। दूसरी बात जो मैंने पहले कही अस्पतालों के मामले में, वो एक प्रॉब्लम है अभी भी हिंदुस्तान फेस कर रहा है। अब 90% डिलीवरीज जो बर्थ है वो अस्पतालों में होता है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में। 40% के करीब, जैसे 40% का मतलब 4 मिलियन, मतलब 40 लाख बच्चे अस्पतालों में प्राइवेट में पैदा होते हैं, और वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं। उसी में सिजेरियन भी बहुत बढ़ रहा है। सिर्फ 41% महिलाएं पहले घंटे में, WHO की और भारत सरकार की रिकमेंडेशन है कि माँ का दूध पहले घंटे में शुरू होना चाहिए। सिर्फ 90% डिलीवरियाँ अस्पताल में हो रही हैं, पर सिर्फ 41% महिलाएं। इसका मतलब 2 में से 1 महिला दूध पिलाना शुरू नहीं कर पाती है। ये बहुत बड़ा गैप है। इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न यही है कि जैसे बिना सोचे समझे डिब्बा आ जाता है। इसका रीज़न है कि मदर को तैयार नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी के दौरान तैयारी बहुत ज़रूरी है, कि तैयारी होती है मदर की तो फिर वो उसको पता है मैं अपना दूध पिलाना है, पहले घंटे में पिलाना है। अवेयरनेस उस लेवल पे चाहिए। आपसे बात कर रही हूँ सर तो मुझे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस याद आ रहा है, और आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मेरे केस में एटलीस्ट। एंड आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे खुल के बात कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो प्रेगनेंसी तक हमारी सारी स्टडी पूरी होती है एक प्रेग्नेंट वुमन की, कि प्रेगनेंसी में ये होगा, 7th मंथ में ये होगा, 8th में 9th में ये होगा, डिलीवरी में ये होगा। पर डिलीवरी के बाद की स्टडी हम करते ही नहीं है, और ना ही कोई हमें करवाता है। और शायद ऐसा सोच लिया जाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप कर लेंगे। बिल्कुल। और जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके मुझे याद नहीं कितनी देर के बाद मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी वो आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बेबी को फीड करवाया क्या? तो मैंने कहा नहीं मैम। तो उन्होंने नर्स को डांटा और उन्होंने कहा कि बेबी को लेकर आओ एंड हेल्प हर। एंड शायद मेरी डिलीवरी को 6-7 घंटे हो चुके थे। तब तक बेबी 2 बार फॉर्मूला फीड ले चुकी थी और मुझे पता भी नहीं है। और मैं ऐसा सोच रही थी शायद कोई मुझे बताएगा कि आई वॉज वेटिंग फॉर दैट प्रोसीजर एंड आई वॉज वेटिंग कि मैं कब अपने बेबी को फीड करवाऊँ, पर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं मानता हूँ ये हेल्थ सिस्टम फेल कर रहा है हमें। हेल्थ सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि वो काम वो करवाए। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी में नहीं बात करी किसी ने, तो भी ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल हो गया। हेल्थ सिस्टम का फिर भी फ़र्ज़ बनता है, कहीं पे भी हो, वो चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, हेल्थ सिस्टम का ये फ़र्ज़ बनता है। ये मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर भी लॉ ही बनना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करेगा मदर को कि वो 1 घंटे में अपना दूध शुरू करा सके।
क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो टाइमिंग है ना जो, वो क्या ऐसे नहीं होता है बना सर? हुआ। क्या होता है उससे? उसे बच्चा ना मोस्ट एक्टिव होता है पहले 55 मिनट, 50-55 मिनट। अगर उसको मान लीजिए आप अपने बॉडी पे भी छोड़ दें ना, तो बच्चा ढूंढ के निप्पल ढूंढ के सक करना शुरू कर देता है। हाँ। ये डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है। Yes, ये मैंने देखा स्वीडन में हुई थी 1960s में पहले। तो उसके बाद कई जगह पे डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। ये इनेट रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे की। वो जो दूसरी बात जो है, उस समय जो ट्रांसफ़र है जो इमोशन का, वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है जो, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। करेक्ट। वो बाद में अगर बच्चे को कुछ और दे दिया, जैसे आपने बताया, बच्चा सो जाएगा। तो यानी ये पीस ऑफ नॉलेज हर एक एक्सपेक्टेंट मदर के लिए, एक न्यू मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बेबी वर्ल्ड में आते ही उसके साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट एंड विद इन 1 आवर उसको ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने इसके ऊपर जैसे मान लीजिए अगर आपने नहीं कुछ पढ़ा तो कोई भी जो सुन रहे हैं लोग, उनके लिए भी मैं BPNI की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो हमने 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो मॉड्यूल बनाए हैं जी, जो प्रेगनेंसी के लिए है। जी। उनमें हर तरह का नॉलेज है। उसमें ये भी नॉलेज है कि फ़ायदा क्या है इसका, उसमें ये भी नॉलेज है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसमें ये भी नॉलेज है कि आपको पैदा होते ही कैसे लैचिंग करनी है, उसमें यह भी नॉलेज है कि अगर आपको अपना दूध निकालना पड़े तो कैसे निकालना है, उसमें यह भी नॉलेज है अगर बाई चांस दूसरा दूध देना पड़े उसको सेफ कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे दायरे से, हमारी थिंकिंग में कभी आता नहीं। हम ये तो फटाफट फैसला कर लेते हैं कि दूसरा दूध दे दो, पर उसकी सेफ्टी भी कोई नहीं पढ़ाता। मेरा मानना ये है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सपोर्ट करना अगर 1 घंटे का काम है तो बोतल से दूध पिलाने के लिए मदर को सपोर्ट करना वो 10 घंटे का काम है। 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मदर को अगर वो दूसरा दूध दे रही है। कैसे सर? हाइजीन उसको सिखाना, बोतल को उबालना, पानी कैसा होना चाहिए, कितनी देर बाद। शायद ऑडियंस में किसी को नहीं पता होगा कि पाउडर का जो दूध होता है वो स्टेराइल नहीं होता। WHO ने भी बोल दिया, ये WHO ने बोला स्टेराइल नहीं होता, कि एक बार दूध घोल लिया तो वो पड़ा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं पड़ा रहना चाहिए। अगर बना लिया तो छोड़ दीजिए उसको, दूसरी बार दूसरा दीजिए। कोशिश ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो ये कहते थे आधे पौने घंटे बाद, अब WHO कहता है 1-2 घंटे में भी अगर, पर उसके बाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो बना हुआ, एक बार घुला हुआ दूध है उसमें बैक्टीरिया, इनहेरेंट बैक्टीरिया पड़े रहते हैं जो कि कोई प्रोसेस नहीं है पाउडर मिल्क से उनको हटा दिया जाए। अच्छा। वो एनिमल मिल्क से आते हैं, एनिमल के अंदर से वो बैक्टीरिया आते हैं, वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। तो पाउडर मिल्क स्टेराइल नहीं होता, कोई भी पाउडर मिल्क वो बन नहीं सकता स्टेराइल। ओके। तो इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक पेरेंट को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबी को बहुत रिस्क हो जाता है उसका, अगर वो दूध पड़ा हुआ है वो उसने पिला। अब उसको कोई बताएगा तो तभी वो फेंकेंगे ना। अगर कोई बताएगा नहीं तो पड़ा है दूध तो पड़ा है ना, मेरा दूध पड़ा है 100 ग्राम, मैं सोचता हूँ क्यों पैसे ख़राब करने, तो दे दिया जाए। अगर बच्चा बीमार, उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरे इस दूध से बीमार हुआ है। हाँ। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है उसकी। और शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता होगा। किसी का नहीं ध्यान जाता। जैसे इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होनी चाहिए, अगर ये हिस्ट्री में आ जाए कि न्यूबॉर्न बच्चे को दूध पिलाया था, उसके बाद वो सडनली बीमार हो गया, तो जो डिब्बे दिए सब टेस्ट होने चाहिए, तब जाके कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेशन, अगर आप उसको ट्रेस कर पाएँ तो कई कंट्रियों में हुआ ये, तभी ये WHO ने गाइडेंस दी। अच्छा। कई कंट्रियों में ट्रेस हो गया था डिब्बों पे जाके। तो यानी एक बार अगर हम वो मिल्क पाउडर से बच्चे का दूध रेडी करते हैं बॉटल में, तो वो 1 से 2 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसे सीधा फेंकना है। ओके। मैं तो कहूँ जितनी जल्दी उसको कंज्यूम करना कर लो, उसके बाद उसको इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पर वो 2 घंटे में तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बीमारी काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं उसके। जब उन्होंने शुरू किया काम तो जनवरी में फॉर एग्जांपल उनके सिजेरियन सेक्शन में 15% सक्सेस रेट था। ये फ्री है, ये फ्री वाले काम तो शुरू कर लो ना आप,
क्योंकि एक्रीडिटेशन के लिए खर्चा आता है। लोगों को डोनेशंस में इंटरेस्ट होता है कि करना चाहें, आप हमारी संस्था को भी चुन सकते हैं। तो हमारी संस्था BPNI.org फैमिलीज़ हैं, मैं उनको भी आग्रह करूँगा कि अस्पतालों को रिक्वेस्ट करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली स्ट्रक्चर में लेके आइए। मेरे हिसाब से अगर वो प्रिपरेशन हो जाए ना, उधर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा माँ का। अभी सर आजकल जैसे आपने भी बताया कि आप और मैम दोनों वर्किंग थे और आपकी मदर ने कहा कि नहीं ये देना ज़रूरी है क्योंकि तुम दोनों वर्किंग हो। आजकल की टाइम पे अर्बन सिटीज़ में बहुत सारी लड़कियां हैं जो वर्किंग होती हैं एंड मोस्टली 6 months बाद दे हैव टू जॉइन देयर ऑफिस। तो उन मदर्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, जो तो अस्पतालों का जो टिप है वो तो सेम ही रहेगा। मैं सोचता हूँ जो मुझे लगता है जो 6 महीने की जो लीव है जी, मैटरनिटी लीव का भी लॉ है, उसमें भी हमारा कुछ योगदान रहा है कि बहुत लोगों ने मिलके 10 साल सरकार से मिन्नतें कर करके वो लॉ बनाया कि 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। वो हर एक को लेनी चाहिए। वो उसका काम ही यही है, मैटरनिटी लीव का पर्पस यही है कि बच्चा और माँ इकट्ठे रह सकें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहे। बच्चा और माँ इकट्ठे होंगे तो भी दूध पिएंगे ना बच्चे। अगर माँ घर पे नहीं है तो दूसरा देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, जहाँ वो एक्सप्रेस करके रखें इतना कि वो उसको दिया जाए। तो जो 26 हफ्ते की जो मैटरनिटी लीव है, मुझे लगता है मैक्सिमम यूटिलाइज करनी चाहिए। हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलती है, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप सरकारी में हो। हर एक एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, माइंस के अंदर, ये जो इन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज़ किया है सरकार ने कि उनको भी मिलनी चाहिए। तो जब सबको ये छुट्टी मिलती है तो वो छुट्टी लेनी चाहिए पहली बात तो। अगर कोई नहीं देता है तो कंप्लेंट करके लो। मैं तो ये कहूँगा सबको, जो लड़कियाँ काम करती हैं फॉर्मल सेक्टर में, अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती वो उनको छुट्टी मांगनी चाहिए। उसके बाद जो अगर एक आध बार फिर बच्चे को 6 महीने के बाद सॉलिड शुरू करना होता है तो फिर मान लीजिए मदर ने जितना टाइम पे जाना है उतनी देर अपना दूध पिला दे। बाद में कोई भी जो केयर टेकर होगा वो बेटर है कि वो चम्मच से, गिलास से जो दूसरा दूध शुरू करना है उसकी जगह सॉलिड, सेमी सॉलिड चीज़ें शुरू करें रादर देन दूसरा दूध करें। वहाँ से जब तक दूध मिल रहा है, 2-3 बार भी मिल रहा है 6 महीने से लेके 2 साल तक, वो मिलता रहे तो उससे दूध की मात्रा पूरी हो जाती है बच्चे की। तो वो अगर वो करें इतना तो मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है हेल्थ पॉइंट से। अच्छा सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत कर रही है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बने। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते क्या हैं और ऐसे क्या टूल्स हैं जिससे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बन सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट काम हमने शुरू किया है कुछ साल पहले। इसमें 2 तरह के काम करते हैं हम। एक तो हम ये है वॉलंटियर है, अभी कोई भी कराना चाहे तो हमसे कराए। हमारी संस्था जो है वो उनको ये टूल्स देते हैं। हम ये टूल्स दे के हम उनको कहते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें बड़े सिंपल टूल्स हैं। जैसे पॉलिसी है कि अस्पताल की पॉलिसी होनी चाहिए और सबको पता होनी चाहिए। जो भी बच्चे और माँ का देखभाल करते हैं अस्पताल में, वो पॉलिसी को हम बना के दे देते हैं, अपनी अडॉप्ट कर लो, आप उसको यूटिलाइज़ कर लो। अस्पताल में एक छोटी सी कमेटी बनाओ 3-4 डॉक्टर नर्सों की, जो कि उसको देखे। अस्पताल अपना डेटा खुद मॉनिटर करे। हमने वो टूल्स बना दिया, उसके अंदर डेटा भरना है आपको, वो एवरेज परसेंटेज निकाल के देगा। ठीक, वो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बना दिया फ्री। कुछ टूल्स हैं जो हमने फ्री है, सारे टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं BPNI की साइट पे। ऐसे ही हम उनको पॉलिसी प्रोग्राम के एग्जाम्पल देते हैं कि ये इनको बार बार देखते रहिए। कि जैसे मान लीजिए आपने रिव्यू कर लिया कि नहीं कर लिया, कि 6 महीने में आपने देखा 100 बच्चे पैदा हुए, कितने % बच्चों को पहले घंटे में दूध मिला, कितने बच्चों को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो वो कमेटी रिव्यू करे तो पता चलेगा ना क्यों नहीं मिला, तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो होता है कि हम फटाफट डिब्बा पहले, कई अस्पताल तो पहले ही मंगा लेते हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ दूध पहले आ जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बदलना पड़ेगा। अगर हमें अस्पतालों में ब्रेस्ट फीडिंग के रेट बढ़ाने हैं तो ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल कहते हैं। हम कहें लेट्स टर्न अवर हॉस्पिटल्स
टू बी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली। सब लोगों को ये इस मूवमेंट में जुड़ जाना चाहिए, फैमिलीज़ को जुड़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तब जाके ये बात, अस्पतालों के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली क्यों होना चाहिए। करेक्ट। कि लोग मांग रहे हैं ना, हम कुछ पैसे का खेल नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें पैसे कम कर दो, हम ये कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी दे दो हमें। एक और सर बहुत शॉकिंग बात है, और वो ये है कि इन फॉर्मूला मिल्क के डिब्बों में फॉरेन कंट्रीज़ में शुगर नहीं एडेड होती, जबकि इंडिया में वही सेम प्रोडक्ट में शुगर ऐड की जाती है। जी हाँ, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वैसे तो कल ही मैंने लिखा है इसके बारे में कि जो कंपनी है नेस्ले, उसने उसके प्रोडक्ट टेस्ट हुए, हमारी संस्था ने भी उसमें हिस्सेदार थी। अच्छा। उस काम के लिए वे पब्लिक आई, एक स्विट्ज़रलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये टेस्ट करवाए बेल्जियम में। तो कई कंट्रियों से वो डिब्बे मंगवाए गए, तो इंडिया से भी गए थे डिब्बे, तो वो वहाँ पे एक्चुअल में उनका शुगर टेस्ट कराया गया। तो जैसे यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे यूके जर्मनी के डिब्बों में नहीं निकला शुगर। सेरिलैक के जैसे डिब्बे थे, तो उनमें नहीं निकला शुगर वहाँ पे टेस्ट में। बाकी जितने भी डेवलपिंग कंट्री के, एशिया के थे या अफ्रीका के थे, उनमें लैटिन अमेरिका भी एक कंट्री था, उनमें सब में शुगर निकला। कुछ किसी में 2 से लेके 6 ग्राम पर सर्विंग, एक सर्विंग में 2 से 6 ग्राम शुगर निकला जो एक्चुअल में था। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। अब स्विट्ज़रलैंड में हमने कल ही लिखा है, गवर्नमेंट को हम लिखेंगे कि भाई आपके कंट्री में ये कंपनी है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? करेक्ट। सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं ना दुनिया के। भाई हमारे बच्चों को चीनी क्यों पिलाते हो आप? कहते, कंपनी कहती है जी हम टेस्ट और क्वालिटी का ख्याल रखते हैं, हर एक रीजन में आप टेस्ट और क्वालिटी का ख्याल रखते हैं। उनका मतलब है उनके बच्चों को चीनी का टेस्ट नहीं है, हमारे बच्चों को चीनी का टेस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आप चीनी का टेस्ट लगा रहे हो। करेक्ट, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है। हाँ। तो ये हम कह रहे हैं उनको बंद करनी चाहिए। अब डिटेक्ट हो गया है कि ये गड़बड़ हो रही है, तो अब उनके मतलब एक्सपोज हो गया है नेस्ले इस बात में। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी ये, तो अभी देखते हैं कुछ काम स्विस गवर्नमेंट करे या नेस्ले करे, तो उनको ये करना ही चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा ना कि आपके बच्चे हमारे बच्चे इक्वल नहीं हैं। बिल्कुल। मेरे भी मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, कि इंडिया में शुगर क्यों, बाकी जगहों पे शुगर क्यों नहीं? तो ये तो गलत है डेफिनेटली। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल, वो बाकी चीज़ों पे हम जा ही नहीं रहे, पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिसमें डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि ये तो नहीं हो सकता। ह्यूमन इज़ ह्यूमन, ह्यूमन लाइफ इज़ ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। द चिल्ड्रन आर बॉर्न अलाइक। करेक्ट। They are born with the same brain, same heart, same body. Yes. So they need the same thing. Exactly. Yeah. इतने छोटे बच्चे को सर जब शुगर दी जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसकी बॉडी पे? देखो, जो ये रिसर्च जो है पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। उससे पहले ये रिसर्च नहीं थी, ना ही ज़्यादा ध्यान था इसकी तरफ, क्योंकि शुगर उसी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है जो हमारी डाइट में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट जाते ही हैं। तो बट अब ये समझ आया कि WHO ने ये क्लियर बोल दिया कि 2 साल से कम के बच्चे को बाहर से शुगर मत डालो, क्योंकि उसको बॉडी में जो शुगर की एंट्री होती है वो सारी जो बीमारियां हैं, जैसे वो वेट गेन से शुरू होती है। जी। वो ओबेसिटी का जो काम है, वेट गेन वाला, जो अब धीरे बचपन से शुरू होकर फिर बड़े बच्चे होते हैं उनमें, फिर बड़े बच्चे होकर एडल्ट होते हैं उनमें, वो फिर उधर को जाना शुरू हो जाता है। ओके। उसी से ही फिर बाकी चीज़ें लिंक्ड हैं, उसी से फिर डायबिटीज़ लिंक्ड है ओबेसिटी के साथ, उसी के साथ बाद में बाकी बीमारियां जो ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, ये सारी बीमारियां ओबेसिटी के साथ लिंक्ड हैं। जब ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे हमारे मुल्क में अभी बच्चों में तो अभी कम है पर बहुत शार्पली बढ़ रही है। अडल्ट में अभी हम डेटा देख रहे थे पिछले साल का
गवर्नमेंट का डेटा है, बोथ महिलाओं में भी और पुरुषों में भी 4 में से 1 पुरुष या महिला ओबेसिटी कैटेगरी में आ रही है। 4 में से 1, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत भयानक बात है मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसको कई बार कहता हूँ, हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं जो धीरे धीरे करके खा रहा है आप। तो ये इसके ऊपर एक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वो एक्शन इसी तरह का ही है जो जैसे बेबी फूड पे एक्शन हुआ था जी, कि उसकी ऐड को बंद किया, कि लोगों को एड्स लोगों को खींचती है अपनी तरफ, इमोशन से खींचती है, आपको जुड़ती है अपने साथ, आपको वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ देती है। उसके ऊपर ऊपर सेलिब्रिटी आते हैं, वो जोड़ देते हैं, तो आपको लगता है बहुत ही अच्छा सामान है, ये खाना चाहिए। तो जब आप ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको, बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो वो उनको तकलीफ़ देता है। जैसे वेट गेन होता है, वेट गेन के बाद बाकी बीमारियां शुरू होती हैं। अब किसको होती है, इंडिविजुअल के लिए ये कहना कि मैंने कल एक चीज़ थोड़ी खा, ऐसा नहीं कुछ है। हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही ना। एक ऐड टीवी पे आती है तो लाखों लाखों लोग देखते हैं, लाखों में से लाखों कंज्यूमर नए बन जाते हैं। तो पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो रहा है ना। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है कि आपने, जैसे लोग कई बार कंपेयर करने लग जाते हैं, आपने ये गुलाब जामुन में भी बड़ी चीनी होती है, हाँ जी होती है। अनहेल्दी है, हाँ जी अनहेल्दी है। पर वो समोसा में तेल डलता है, फैट ज़्यादा होती है, हाँ जी अनहेल्दी है, हाँ जी अनहेल्दी है। पर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना। जैसे शुगरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, चाहे वो ड्रिंक हो चाहे फूड हो, वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करते हैं। जब आपका मन होता है जाके आप तब जाके खरीद के खाते हो। तो कभी कभी हो तो वो कोई भी चीज़ कभी कभी से कुछ नहीं होता। ये पब्लिक हेल्थ जो है, पॉपुलेशन लेवल पे जब कंजम्पशन बढ़ जाती है, हमारे कंट्री में 13% एनुअली बढ़ रही है कंजम्पशन, जो हाई शुगर हाई फैट पैकेज फूड हैं, हाई शुगर हाई फैट हाई सॉल्ट वाले जी। WHO की स्टडी आई, एनुअल कंजम्पशन जो है अपनी इंडिया में 13% के रेट से बढ़ रही है, 13%। तो बहुत शार्पली हमारा वो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक और बात मैंने किसी को बोलते हुए सुना था सर, कि जैसे अभी आपने बताया कि बचपन से जो शुगर लेवल, अगर हम शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो किसी ने कहा कि आजकल की जनरेशन को इतनी कम एज में डायबिटीज़, BP, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में चीनी वाला दूध 2 साल से कम की उम्र में और शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली हमारे बचपन और हमारे जो इन्फेंट ईयर्स थे उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अब जब WHO की स्टडी सामने आ रही है और इस तरह के पॉडकास्ट से जब हमें पता चलता है कि 2 साल के छोटे बच्चे को हमें चीनी इंट्रोड्यूस भी नहीं करनी है आउटसाइड शुगर, बिल्कुल, तब पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हो सकती हैं आगे जाके। तो सर, अभी हम जंक फूड और पैकेज फूड की जो बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी को कितना बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है? वाई इज़ इट सो बैड फॉर आवर बॉडी? ये जो जैसे कोई भी आप पैकेट का जो सील्ड पैकेट्स जो कंपनियां बेचती हैं, जिसकी हमेशा उनकी वो एडवर्टाइजमेंट आती है। कुछ लोकल टाइप हैं, वो छोटे छोटे लिफाफों में आपको देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते, वो छोटे डीलर हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो पहले मैंने बताया कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट से आपको अपनी तरफ खींचा जाता है, तो फिर आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा लेते हो जी। तो प्रॉब्लम है कि इंक्रीजिंग कंजम्पशन से बीमारी का रेट बढ़ता है। एक आध बार खाने से नहीं कुछ हुआ कि एक आध बार आपने खा लिया, कहीं आप विजिट कर रहे हैं या आपका अपना मन किया, ऐसे एक आध बार कुछ खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। पर यह बात ध्यान रखने वाली है, 2-3 चीज़ों की मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिस्किट है जी। अब मैं सब लोगों को का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि बिस्किट में चीनी भी, नमक भी और वसा, फैट की मात्रा भी ज़्यादा, तीनों की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी आपने सोच के खाया बिस्किट में नमक होता है? नहीं। सब मीठा सोच के खाते हैं, हाँ। पर उसमें नमक भी डाला जाता है। ऐसे कम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे इंजीनियर रखे, सोशल जो केमिकल इंजीनियर्स रखे जाते हैं कंपनियों द्वारा, जो इस तरह का मिक्सचर बनाते हैं कि आप खाते रहेंगे। एडिक्टिव। हाँ, एडिक्टिव।
कि आपने एक खाया बिस्किट, आपके पास दिल करेगा और खाऊं मैं। ऐसे ही आप नमकीन का चिप्स ले लीजिए, ऐसे ही आप नूडल ले लीजिए, आपको पता ही नहीं आपको सारे दिन की नमक की मात्रा आपके अंदर जा रही है। जितनी आपको नमक सारे दिन में ही खाना चाहिए, आप एक नूडल के पैकेट से खा जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये हम फटाफट 2 मिनट में खाते हैं, क्योंकि 2 मिनट वाला नूडल बड़ा मशहूर हो गया। ठीक है, कई बार काम भी आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर एडवर्टाइजमेंट होके जब अब वो आपके फूड कल्चर को बदल रहा है, वो में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका मतलब यह है कि अगर आपका फूड कल्चर बदल जाएगा, आपकी डाइट मान लीजिए 10% डाइट अगर आपकी बदल गई, जो आपकी पहले मान के चलो कि आपकी डाइट थी, जो भी घर में कलनरी जो भी हम कहते हैं, जो हम कुक करते हैं, जो मील्स हैं, वो जिस तरह के भी बनते हैं, उनमें हम नमक भी डालते हैं, फैट भी डालते हैं, चीनी भी डालते, सब कुछ कर। अगर वो डाइट 10% बदल के पैकेज फूड की तरफ चलेगी, हर एक पैकेज फूड या चीनी या नमक या फैट में ज़्यादा होता है, अच्छा, या तीनों में ज़्यादा होता है, या कम से कम 1 या 2 में ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है। जब तक आप लेवल से नहीं पढ़ेंगे तब तक। जनरल नॉलेज के लिए मैं सब लोगों को बता दूं, अगर आप लेवल पढ़ें पीछे जाके, अगर 10% से ज़्यादा फैट है, टोटल फैट, अगर 10% से ज़्यादा टोटल शुगर है आपके पैकेट में, तो वो हानिकारक होती है। ओके। ऐसे ही जो सोडियम है, नमक जो है सोडियम से जाना जाता है, तो सब लोगों को आपको ध्यान देना चाहिए। आप पैकेट में देखिए कि 100 ग्राम में कितने कैलोरीज हैं। अगर 400 कैलोरी का पैकेट है, अगर सोडियम 400 से ज़्यादा है, वो भी हानिकारक है। तो मतलब 1 कैलोरी के ऊपर 1 मिलीग्राम सोडियम अलाउड है WHO के हिसाब से। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसको मानिए ये हानिकारक है, कोशिश करिए उसको ना खाइए। अगर खा रहे हैं पहले, धीरे धीरे कम करिए, फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वही बीमारियाँ। अब बंदा सोचता है मैं नमकीन खा रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज़ कैसे होगी, उसको लगता है शायद चीनी वाली चीज़ों से ही होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये जो कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ज़्यादा है, उसमें फैट भी है, नमक भी है, ये सारा बॉडी में जाके जो मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं। आपके जो आंतड़ी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें माइक्रोबायोम कहते हैं, जिसको, जी, ये उसको डिस्टर्ब करता है। उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। वो बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है, अंडरलाइंग प्रोसेस जो है वो जैसे पैकेट की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब करती हैं उनको, जैसे प्लास्टिक है, वो चीज़ें भी साथ में ऐड करती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हैं इसमें। चीनी, नमक और फैट तो है ही, अगर वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा बॉडी को। तो अगर आप डे बाय डे उसकी कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, तो अभी एक स्टडी आई है, अगर आपकी डाइट में 10% से ज़्यादा ये जितना भी जो भी जंक है, जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं जी, इसका मतलब यह है कि ये खाना नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। वो आपको आपका रियल खाना लेके उसी को ही कुचल मुचल के, फिर उसके बाद चीनी डालो, फिर फैट डालो, नमक छिड़को, फ्लेवर छिड़को, कलर डालो, ये सब कुछ मिला के होता है ना, तो प्रोडक्ट बनता है। फूड के नाम से बेचा जाता है क्योंकि वो हेल्दी कह के बेचा जाता है, तो लोगों को उसकी लत लग जाती है। तो ये वाली बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आप जो ले रहे हैं ये प्रोडक्ट खा रहे हैं, ये फूड नहीं खा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए 10% से ज़्यादा अगर आपके अंदर ये गया, चाहे जंक कहिए उसको, चाहे अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहिए, कई लोग हाई फैट, हाई शुगर, हाई फैट प्रोडक्ट कहते हैं इनको, हाई सॉल्ट प्रोडक्ट कहते हैं इनको, 14% डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर आपकी डाइट का 10% ये बढ़ गया। दूसरी तरफ भी ट्रू है, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप कम कर लेंगे तो आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आप आज के दिन आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बंदा ऐसे भी है, हम जैसे आप 50% डाइट खा रहे हैं पैकेज, 50% आप घर का खाना खा रहे हैं, तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उधर से कम करना शुरू कर देंगे तो डायबिटीज़ का रिस्क भी साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये लेटेस्ट स्टडी है जो लंदन स्कूल। कई बार ऐसा होता है सर कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को अगर बिस्किट खाने से रोकती हैं, तो जो एल्डरली जो होते हैं घर पे, एल्डर पीपल, तो वो बोलते हैं, दादी नानी, वो लोग बोलते हैं कि अरे हमने तुम्हें भी तो खिलाया है बिस्किट दूध में डुबा के। जी,
तो तुम क्यों नहीं दे रहे बच्चे को। पर बच्चे के लिए तो जो बातें आप बता रहे हो, तो बच्चे के लिए तो बिस्किट बहुत बुरा है। हाँ, तो नई आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसे कभी कभाई एक आध बार दे दिया तो और बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर 10% डाइट से बढ़ गया वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। कि जैसे फिर आदत पड़ जाती है। राइट। फिर ये वाली बात ऐसी सिंपल नहीं है कि आपने एक ही बार दिया है। अगर बच्चा रोज़ मांगे फिर आप रोज़ भी देंगे, माँ बाप का इमोशनली अटैचमेंट है बच्चे के साथ, वो देंगे। पर ये वाली बात तो अब माँ बाप से ही शुरू हो सकती है ना, कि घर में क्या लाया जाए। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो आप खाते हैं, मान लो एज ए पेरेंट मैं बिस्कुट खाता हूँ, अब अपने बच्चे को कहूँ ये नुकसानदायक है, वो भी गलत है जी। बच्चा देखता है इसको तो कुछ हुआ नहीं है, मुझे क्यों होगा। मान लीजिए मैं पीऊँगा कोला ड्रिंक, बच्चे को कहूँगा मैं हानिकारक है, तो अगर वो प्रैक्टिस फिर घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ। फैमिली को ये रूटीन बना सकती है ना कि आपको कोला ड्रिंक अगर बच्चे को नहीं देना तो आप भी नहीं पिएंगे। करेक्ट। जैसे चाय भी लोग घर में कई बार पीते हैं तो बच्चे को कहते हैं ये हानिकारक है, आपके लिए नहीं अच्छी है। पर एडल्ट जो हैं कई बार 4-4, 5-5 पी जाते हैं चाय। पर चाय हमारे लिए अच्छी होती है कि बुरी होती है सर? नहीं, चाय को हम कोई ना अच्छा बुरा कुछ नहीं कह सकते, ये एक तरह का आपका टेस्ट है और आपको थोड़ी कैफीन मिलती है इससे, तो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं उसको। ओके। राइट। इसको हम अच्छा बुरा मेरे को लगता है जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ओके। और बहुत ज़्यादा कैफीन लेना बुरी बात है। वो जैसे कई एनर्जी ड्रिंकों में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स में होती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कैफीन है उसमें। बट ऐसे जो रूटीन में है जो आप टॉलरेट करती है आपकी बॉडी, अगर आपको काम के लिए चाहिए, व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज कि मुझे कहना है कि बच्चों को जब हम मना करते हैं कुछ भी इन प्रिंसिपल, वो हमें खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। करेक्ट। क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर वो पेरेंट्स को खाता और पीता देखेंगे तो उनका भी मन करेगा एंड वो सोचेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। या बच्चों की एजुकेशन स्कूल जाने से पहले पूरी हो जाती है। बच्चों की एजुकेशन जो है वो उनकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, उनकी आदत डेवलप हो जाती है, उनके टेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उनके जो व्यवहार जो है वो अगर आप 5-6 साल का बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाता है तो उससे पहले तो भेजते ही 5 साल के बाद थे, तो ब्रेन पूरा काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि फॉर्मली हम एजुकेट करने भेजते हैं, बच्चा एजुकेट हो चुका होता है। क्योंकि 85% ब्रेन जो है पहले 2 साल में बनता है, फिर 15% जो है 15 में से कुछ अगले 5 साल में 8-10%, पर उसके बाद 22 साल तक 5%। तो ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट है जो उसने कैच करना है वो पहले 5 साल की खेल है। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है सबके लिए। सर अभी आपने एनर्जी ड्रिंक्स की बात की जी। एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी सोसाइटी में, फिर भी कंजम्पशन है जी। व्हाट आर एनर्जी ड्रिंक्स एंड हमारी बॉडी को ये एग्जैक्टली क्या करती है? जो करते हैं वो तो जो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम 2 ही हैं, उसमें शुगर भी ज़्यादा है और उसमें कैफीन ज़्यादा है। तो कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट है, तो वो बॉडी में बार बार जाती है अगर, तो वो डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर डाल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि उसमें शुगर जा रही है जी। तीसरी बात है जैसे वो अगर आप लेते हो एज ए अडल्ट या यंग अडल्ट या एडोलेसेंट, तो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं आपको, घर में दूसरे बच्चे हैं जो वो भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, तो उसी तरह का ड्रिंक उनको भी चाहिए। फिर अभी सर एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ और भी ऐसे कुछ फ्रेमवर्क हैं हमारी कंट्री में जो इस तरह की मार्केटिंग पे नज़र रखते हैं। जी। क्या होता है ये? कई लॉ हैं जो एक जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कहते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। पर रुकावट नहीं है, उनको फ़ाइन ऐसा भी रखा गया है कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई करेगा उसको 10 लाख का फ़ाइन हो सकता है। मिसलीडिंग यानी
मिसलीडिंग का मतलब नहीं निकाल रहे ना कोई, यही तो मैं बताने वाला था कि मिसलीडिंग आप एडवर्टीजमेंट करी जा रहे हो, आपको मिसलीडिंग लगती है, मुझे नहीं लगती। ओह, तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं है हाँ, कुछ। तो पहली बात है कंज्यूमर कैसे ये डिसाइड करे कि ये मिसलीडिंग है, मुझे कंप्लेंट करनी है, फिर उसको कंप्लेंट करनी पड़ती है। अब कंप्लेंट करेंगे फिर वो कंप्लेंट देखी जाएगी। तो हमने कई कंप्लेंटें करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? मेरे को लगता है शायद मिसलीडिंग को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे। कंपनी नहीं मानती कि मिसलीडिंग है, कंपनी से पूछते हैं ये कंप्लेंट आई है। आपने क्या कंप्लेंट की थी सर? तो हमने कई जूसेस में या कोई प्रोडक्ट्स है, जैसे वो इतनी चीनी है, वो आपने कभी एडवर्टीजमेंट में कभी नहीं देखा होगा कि मेरा जूस है ये, इसमें 15 ग्राम चीनी है। नहीं, ऐसे तो नहीं। ऐसा कोई नहीं बताता ना। नहीं। तो मिसलीडिंग हुआ ना, मैं उसको मिसलीडिंग मानता हूँ। उसकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डेलिबरेटली कंसील करते हो अपनी एडवर्टीजमेंट में, तो उसको मिसलीडिंग माना जाएगा। ओके। तो प्रोडक्ट तो बहुत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोई फूड को नहीं देखता है, वो तो हर चीज़ को देखता है। आप साइकिल बेचो चाहे आप कार बेचो, किसी की हर एक एडवर्टीजमेंट का वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसको मानता है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है फूड के मामले में। हम ये मानते हैं कि अगर आपने बेचना ही है, आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, आप अभी आजकल बड़ी कॉमनली एडवर्टीजमेंट आती है, कुकी है कोई अमेरिकाना कुकी, 35% चीनी है उसमें। अच्छा। अब ऐड आती है इतनी सुंदर, लोग खुश होते हैं, कैटरीना कैफ खाते हुए दिखा रही है कि खाने लगी है, तो इसका मतलब खा ही रहे होंगे ना लोग, तभी पैसा लगता है ऐड पे। तो मुझे लगता है उनको शायद ऐड से ही मुनाफा होता है। तो ये जो लॉ है, एक ये है, ऐसे ही है एक लॉ है फूड सेफ्टी का, जो वो भी कहता है कि मिसलीडिंग ऐड नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसे लिस्ट बनाते रहते हैं कि लिस्ट बन गई है, 2 साल में 32 हमने एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट लिस्ट किया है, 2 साल लग गए उनको शॉर्ट लिस्ट करते हुए, तो अभी तक भी मैंने नहीं देखा किसी को फाइन हुआ हो। सो मुझे लगता है वो कोई लॉ वीक हैं जो अच्छी तरह बैन नहीं कर रहे उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ऑब्जेक्टिव लगते जाएंगे कि मिसलीडिंग को बैन करना है तो नहीं बात बनेगी। या तो बैन कर दो पूरा, जो भी हानिकारक प्रोडक्ट है, जो भी हानिकारक फूड प्रोडक्ट जो मानती है सरकार जी, मापदंड बना लें कि कौन से को हानिकारक कहना है। करेक्ट। उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितने भी ये लॉ हैं इनको अमेंडमेंट करके तभी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं आप। इस समय जो सारा फ्रीडम है वो कंपनियों को मिला हुआ है कि वो जो मर्जी करे, कंपनी जो मर्जी करे, मतलब झूठ भी बोले चाहे, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, उसको कोई एक्शन नहीं होता। आप अगर कह देते हैं अपने पॉडकास्ट पे, शायद आपको कह देंगे आपके पास तो नॉलेज नहीं है। कल ही मैंने सुना ये। अच्छा। हाँ, किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर हाई कोर्ट में केस हो गया, तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये तो इन्फ्लुएंसर जो है इनके पास ना न्यूट्रिशन की डिग्री है ना डॉक्टर की डिग्री है। अच्छा। तो उन्होंने तो यही बोला कि इसमें चीनी ज़्यादा है, बच्चों को मत दीजिए अपने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि कौन डिफाइन करेगा कल को कि चीनी ज़्यादा कहाँ है। तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है मेरे हिसाब से, पब्लिक हेल्थ को बचाना सरकार का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। तो ये वाली बात को सरकार ध्यान से देखे, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले। उसमें सारे ड्रिंक हों, एनर्जी ड्रिंक हों, कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर आपके मापदंड से बाहर है उसका एडवर्टाइजमेंट को रोक लगाओ। करेक्ट। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्टली रोल क्या है? जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI जी, उसको बने हुए 32 साल हो गए। अच्छा। 3 दिसंबर को 33 साल हो जाएंगे। ओके। उस संस्था का सबसे बड़ा काम जो था कि पॉलिसी ऐसी बने सरकार की तरफ से जो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट लाए। जी। उसमें ये सबसे पहले पॉलिसी बनी, जो लॉ बना कि एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन बंद हो, जो सब्सिट्यूट है उनकी प्रमोशन बंद हो, ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग को खदेड़ रहे थे। दूसरा, काफ़ी साल लगे जो मैटरनिटी लीव बढ़ाने के लिए। पहले 12 हफ्ते होती थी, अब वो 26 हफ्ते हो गई।
इस काम को विमेन्स मूवमेंट ने, पब्लिक हेल्थ मूवमेंट ने, BPNI ने, राइट टू फूड मूवमेंट ने, कई मूवमेंट ने शामिल होके मेरे ख्याल है कि 15-20 साल लगे इस काम को भी। तो 20 साल के बाद ये लॉ अमेंडमेंट हुआ और वो मैटरनिटी लीव अब 26 हफ्ते की हुई। थैंक यू। तो हम इस तरह के काम करते हैं BPNI में। दूसरा, हम कंपनियों को मॉनिटर करते हैं BPNI में, हर साल रिपोर्ट निकालते हैं कि ये कोई कंपनी गलत एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। उस पर कुछ एक्शन होता है? एक्शन कम ही होता है, हम पब्लिक कर देते हैं कि ये है। कोर्ट में जा सकते हैं हम खुद भी जा सकते हैं कोर्ट में, पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये स्ट्रगल है हमारा। तीसरा जो काम है, जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल वाला जी, वो और ये जो जितना भी कोई प्रेगनेंसी को टारगेट करके जो भी काम है वो करते हैं हम। और जैसे कंट्री में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है हर साल 1 से 7 अगस्त जी, वो काम हम शुरू कराते हैं कंट्री वाइड 200-300 जगह पे जिन सेलिब्रेशंस होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है जी, वो ट्रेनिंग हम करते हैं। हम 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, हम ट्रेनर बनाते हैं पहले। अच्छा। वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, हर तरह के लोग जो BPNI से जुड़े हैं, BPNI के 4000 मेंबर हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपना समय भी देते हैं। 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग करने के लिए 4 ट्रेनर भेजते हैं हम। वो 24 लोगों को ट्रेन करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के सारे एस्पेक्ट सिखाते हैं, अस्पतालों में ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो मदर्स और बेबीज़ के साथ ट्रेनिंग करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस साथ करते हैं, तो वो सीखते हैं सारी बातें। वो 7 दिन की ट्रेनिंग है 2 साल तक के बच्चों तक के लिए, फिर 4 दिन की ट्रेनिंग है अस्पताल के स्टाफ के लिए। वो हम रेगुलर करते रहते हैं। जैसे पिछले 6 महीने में कम से कम 12 ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं हमारे। तो हम एडवर्टाइज़ करते हैं, जो भी करना चाहता है उसको, जो भी उसका खर्चा है पर पार्टिसिपेंट, वो कई सरकारी लोग भरते हैं, कई प्राइवेट भरते हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं जो हमसे सीख के अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कई फिजियोथेरेपिस्ट ने हमारा कोर्स किया। अच्छा। वो फिजियोथेरेपी के साथ अपना लैक्टेशन काउंसलिंग कर रहे हैं। अरे वाह। तो हम सर्टिफिकेट देते हैं उनको काउंसलिंग का, फिर बाद में जो भी टेक्निकल गाइडेंस है वो भी देते रहते हैं। ये एक शुरू से ही BPNI पायनियर रही है ट्रेनिंग कोर्सेज बनाने में। WHO के ट्रेनिंग कोर्स लेके हमने अडेप्ट किया इंडिया को। तो वो कोर्स, हमारी टीम है एक ट्रेनिंग टीम, उसका पूरे स्ट्रक्चर है, अपडेट भी करते हैं, साइंटिफिक अपडेशन होती रहती है उसमें। ट्रेनिंग हमारा बहुत बड़ा काम है, मैं भूल गया था बताना। तो NAPI जो है वो एक थिंक टैंक है, न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। BPNI उसको होस्ट करती है। मैं उसका कन्वीनर हूँ। तो उसमें 9 एक्सपर्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वॉलंटियर हैं, अपना समय देते हैं जितना उनको अवेलेबल है। हम पॉलिसी एनालिसिस करके सरकार को एडवाइजरी देते हैं। दूसरा, हमें कोई चीज़ गलत नज़र आती है, जैसे आजकल हमने पिछले 2 सालों में एडवर्टाइजमेंट्स को एनालिसिस किया, उससे पहले हमने लेबल को एनालिसिस किया। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में कोई इंटरवेंशन करी जाए। NAPI में ज़्यादा हम पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं कि जैसे ये लेबल लगे, हम चाहते हैं कि जैसे पैकेट के सामने जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है कि सामने पढ़ा जाता है ना, फटाफट पता लगता है ब्रांड है। करेक्ट। तो पैकेट का जो सामने का हिस्सा है, हम चाहते हैं यहाँ पे शुगर, सॉल्ट और फैट हाई है तो लिखा जाए, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट। वो किसी भी कलर में लिखो। पहले कहते थे लाल में लिखो, फिर कहते जी काले के अंदर वाइट लिखो कि पढ़ा जाए दूर से। तो फ्रंट ऑफ द पैक जिसको कहते हैं, इसको FOPL कहते हैं, फ्रंट ऑफ द पैक लेबल। वो लिखा जाए, ये पॉलिसी बननी चाहिए। ये काफ़ी सालों से सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है, तो हम गुहार लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं, रिसर्च करके दिखाते रहते हैं कि लेबल कितना गलत बोल रहे हैं। दूसरी जो पॉलिसी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो NAPI बहुत फॉलो कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी बने। तीसरी इसमें पॉलिसी है कि इन चीज़ों पे टैक्सेशन बढ़े। अच्छा। सरकार ने कुछ ड्रिंक्स के ऊपर टैक्स लगाया था, GST को बहुत हाई लेवल पे कर दिया था 5-6 साल पहले। तो हम कह रहे हैं कि जो भी हानिकारक फूड प्रोडक्ट है, वो चाहे खाने का हो चाहे पीने का हो, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा कर दो, उससे भी कंजम्पशन का रेट कम हो जाता है। राइट।
तो वो इसके कई कंट्रियों में चल रहे हैं, कई कंट्रियों ने कर भी दिया, लेबल भी लगा दिया, कई कंट्रियों ने ऐड रोक दी, कई कंट्रियों ने टैक्स लगा दिए। WHO भी बहुत कहता है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होगी तभी काम चलेगा। हम भी रिकमेंड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना चाहिए। तो हम मीडिया को बहुत इंटरव्यू देते हैं उसके लिए, जो भी रिसर्च होती है तो मीडिया उसको यूटिलाइज़ करता है। हम सरकार को भी जाके मिलते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको जाके मिलते हैं, प्रेजेंट करते हैं उनको, जो भी रिसर्च है वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्यों रोकनी चाहिए। तो ये नापी का काम है। ओके सर, आपकी बातें सुन के आज आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने इतने सालों से 1983 में एक जंग शुरू की थी, आज 40 साल बाद भी आप हमारे लिए, पब्लिक के लिए, उनके फेवर के लिए और उनकी हेल्थ के लिए अपनी ये फ़ाइट जारी रख रहे हैं। आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कितना कुछ किया है, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स के लिए आप एक फ़ाइट कर रहे हैं। आपने 6 मंथ्स की ये जो मैटरनिटी लीव है, एक्चुअली शायद किसी भी मदर को पता नहीं होगा कि इंडिया में ये लीव ग्रांट करवाने वाले कौन हैं। तो उन सब मदर्स की तरफ से आपको थैंक यू है सर कि आपने ये लीव ग्रांट करवाई है ऑफिशियली। एंड आप जितना भी काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सर की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पर विज़िट कीजिए एंड सर के साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुँचने का एक ये नया सिलसिला शुरू हुआ है हमारे लिए। जी। तो ये हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का पॉडकास्ट करना। तो अदरवाइज़ मैंने इंटरव्यूज़ बहुत दिए हैं मीडिया को, बट ये जो लोगों के साथ कनेक्ट करना डायरेक्टली, ये एक बहुत अच्छी लग रही है मुझे बात। और मुझे लगता है क्योंकि ये काम लोगों के लिए ही है, जो गवर्नमेंट के लिए है या प्राइवेट सेक्टर के लिए, सबके लिए है, सब हमारे हिस्सेदार हैं। हाँ। पब्लिक के हिस्सेदार हैं, तो सबको साथ लेके ही बात बनती है। बिल्कुल। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी तरह भी जुड़िए, आप जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, एंड जितनी भी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सोनल फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइज़, आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत हेल्पफुल, बहुत यूज़फुल लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर ये एपिसोड शेयर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द मोटरमाउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।